अस्सलाम वालेकुम। इंसानी ज़िंदगी के मराहिल को समझने के लिए जब मैंने उस किताब पर तवज्जो की कि जो हमारे बनाने वाले ने हमारी हिदायत के लिए नाज़िल फ़रमाई है, तो मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि परवरदिगार ने इंसानी ज़िंदगी के मराहिल को फूल-पौधों की ज़िंदगी के मराहिल से तशबीह दी है। गोया कि परवरदिगार ने यूं फरमाया है कि जिस तरह एक दरख्त, एक फल, एक पौधा परवान चढ़ता है, जिंदगी के मराहिल उसी तरह बदलते रहते हैं और उसी स्टेजेस से इंसान भी गुजरता है। ये बात मेरे लिए निहायत ताज्जुब की थी कि आया ऐसे क्या मामलात हैं कि जो मुमासलत रखते हैं इंसानी ज़िंदगी से और फूल पौधों में भी वो यकसा से हैं। इन्हीं मामलात को समझने के लिए जब मैंने तहकीक करना शुरू की तो मैं एक ऐसी शख्सियत से रूबरू आया कि जो इन मामलात पर निहायत महारत रखते हैं। जब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि फूल पौधे न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी से मुशाबे रखते हैं बल्कि इंसानी ज़िंदगी को किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। ये साहब कई मुद्दतों से इन्हीं बातों का प्रचार कर रहे हैं और इन्हीं बातों के लिए मैंने आज इनको यहाँ मदऊ किया ताकि हमें उनसे मज़ीद उजागर कर सकें। हमारे साथ हैं आज निहायत काबिल एहतराम तौफीक पाशा मुराद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे सर? बहुत शुक्रिया, शुक्र है। सर बहुत मेहरबानी आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया, हम कैसे ना आएँ। सर बड़ी मेहरबानी। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है क्या? कैसे आपको इन सब चीज़ों का शौक है? बिकॉज़ इट्स अ वेरी रेयर ट्रेट नाउ बहुत कम हम देखते हैं लोगों को जिनको इस तरह नेचर से लगाव हो, इस तरह वेजिटेशन, प्लांटेशन से लगाव हो, इस तरह नेचुरल लिविंग से लगाव हो आज के दौर में। एक्चुअली तो आज के दौर में बढ़ता जा रहा है, हुँ, क्योंकि ये एक एक पॉपुलर काम बन गया है और लोगों ने रियलाइज़ किया है कि ये ट्रेंडिंग है आज के दौर में। कि एनवायरनमेंट के लिए आप काम कर रहे हों और प्लांटेशन पे काम कर रहे हों, गार्बेज पे काम कर रहे हों या इस तरह की चीज़ों पे सोशल एक्टिविज़्म भी बढ़ी हुई है। मेरी इंस्पिरेशन पता नहीं इंस्पिरेशन थी या क्या था, आदत थी, क्योंकि मैं जिस माहौल में मैंने परवरिश पाई तो वो माहौल पौधों के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करता था और दूसरी भी सोशल एक्टिविज़्म भी कुछ हिस्सा थी। मैंने तो उस माहौल में परवरिश पाई और जैसे उम्र गुज़रती गई वही करता रहा हूँ और मेरे वालिदैन थे जो अ, कराची शहर में रहते-रहते मरीज चले गए फार्म पे और मैं स्कूल गोइंग था तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था और ये मेरी डेस्टिनी थी। ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा हुआ था और मैं फार्म पे चले गया, फार्म पे बड़ा हो गया और मेरा अपना नेचर ऐसा था कि वो उसने उन चीज़ों को पसंद किया और उनको करता रहा। कुछ और भी वजूहात थी, अ, उस वक़्त शायद आसान लगा था और काम मैंने बहुत किए हैं, प्रोफ़ेशन भी मेरा और भी रहा है। अगेन वो नेचुरली मेरे 2 प्रोफ़ेशंस थे जो मैंने अपने वालिदैन से इनहेरिट किए। उनमें से एक को मैंने कुछ 20-25 साल चलाया भी और फिर उसको छोड़ के इसी एक को कंटिन्यू किया। व्हिच वन वाज़ दैट सर? वो मेरे वालिद जो हैं वो इंश्योरेंस सर्वेयर थे, लॉस असेसर थे, क्वालिटी क्वांटिटी इंस्पेक्शन फर्म थी उनकी। तो वो भी मैंने 20-22 साल मेरे वालिद के इंतकाल बाद उसको चलाया। बट मेरा टेम्परामेंट उसमें नहीं था और अ, मेरा छोटा भाई है एक, उसने भी नहीं चलाना था। तो एक रीज़नेबल लेंथ ऑफ टाइम तक हमने उसे चलाया। 2 वजूहात थी, एक तो ऑब्वियसली इनकम की ज़रूरत थी और इनकम के लिए चलाया। दूसरा ये था कि मैं ये नहीं चाहता था कि कोई कभी ये कहे कि यार बाप मर गया, बेटे ने कंपनी बंद कर दी। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उसे चलाऊँ और मैं एक उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह नाम अपना बनाया, लोगों ने इज़्ज़त की और फिर जब वक़्त आया फिर उसको छोड़ के सिर्फ़ एग्रीकल्चरल साइड जो एनवायरनमेंट की साइड है और
लिटरली शुरू में तो यही था कि हम चीजें उगाते थे, बेचते थे, फ्लावर शॉप थी, फूल उगाते थे, फल उगाते थे, पौधे उगाते थे, और एक से एक कड़ी जुड़ती है। और जिस तरह आपकी एज बढ़ती है, आप मुख्तलिफ काम करते हैं, और अगर आप हुनरमंद हो, आप सीखने के लिए तैयार हो, आप नई चीजें ट्राई करने के लिए तैयार हो, तो फिर आपके लिए रास्ते खुलते हैं। अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो जो एक जमाने में कहते थे अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस, ऐसा नहीं है। आपके दरवाजे पर से, सामने से अपॉर्चुनिटी बहुत मर्तबा गुजरती है, दस्तक देती है। ये आप पर है कि आप उसको सुने, दरवाजा खोलें, उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करें। कभी कभार नहीं भी होता है, आप कोशिश भी करते हैं, वो चीज नहीं होती है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर, जैसे आप बता रहे हैं, आप लॉस सर्वेयर रहे, इंश्योरेंस बिजनेस में रहे, आउटर वर्ल्ड में भी आप इतना ज़्यादा घूमते फिरते हैं, सो ऑब्वियसली आप उन लोगों से भी मिलते हैं जो कि आपकी तरह कंजर्वेशनिस्ट नहीं है, जो कि आपकी तरह फार्म पे नहीं रहते, टू से इन सिंपल वर्ड्स। सर, क्या डिफरेंस देखते हैं आप, जो एक आपकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है, ये सारा आपकी जो सराउंडिंग है, आपका जो फार्म है, आपकी जो ये नेचुरल लिविंग है, वो क्या मुरतब करती है सर आपके ऊपर, जो बाकी देखें, आपके बात पर नहीं है? इसको तो एक बहुत आसान तरीका है कहने का कि देखो, जो बाग में रहता है, सारी जिंदगी गुजरी है, वो कैसा निकलता है, वो मेरी तरह होता है। तो जो एक बैंक में नौकरी करता है सारी जिंदगी, आप उसको देख लें, हम में जो फर्क है वही फर्क है। देखें, इंसान की जब अल्लाह ताला ने तख्लीक की, तो सबसे पहले उसका घर जो था, जन्नत थी। जन्नत क्या था? जन्नत में शहद की नहरें और दूध की नहरें और फल और फूल और जानवर, एक बाग के अंदर उसको बाग था ना, ईडन ठीक है ना। जब जब वहां से निकाल के, जब अगर आप बिलीव करें तो, कि उसे जमीन पे भेज दिया गया, तब भी यही था। अच्छा, जमीन से तो वो आया था, क्योंकि मिट्टी तो जमीन से लेकर आए थे फरिश्ते। तो ये भी तो एक बाग था, बड़ा खूबसूरत बाग था। बिल्कुल। तो बाग तो इज द नेचुरल होम इंसान के लिए, ये है ना। जो हमने अब अपना माहौल बनाया है, वह वो है अननेचुरल। तो जो नेचुरल वर्ल्ड के अंदर रहता है, एक एक मुझसे मैंने एक वजह बताई कि हमारे मुल्क में ज्यादा वेट्स नहीं है, वेटनरी मेडिसिन डॉक्टर्स नहीं। नहीं है, गिनती के चंद हैं। आपको गांव वगैरह में मिल जाते हैं जो भैंस और बकरी को का इलाज जानते हैं, लेकिन कुत्ते, बिल्ली और तोते का इलाज वो नहीं कर सकते हैं, या मुख्तलिफ पेट्स भी। तो हम तो लेकर गए, हम हिरन भी लेकर गए, टर्की भी लेकर गए, मोर भी लेकर गए। उन्होंने बोला इससे मैं क्या करूंगा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पेट्स रखने का रिवाज नहीं है। बच्चे जो हैं, अगर आप उसके सामने बिल्ली, कुत्ता, कोई भी किस्म का जानवर ले आए, परिंदा ले आए, मछली ले आए जिंदा, तो वो उसकी तरफ तवज्जो होती है उनकी। अगर आप उनको गार्डन में ले जाएं, तो वो फूल पौधों की तरफ माइल होते हैं। नेचुरल है, ठीक है ना। और अगर इतने लोगों के वो पेट्स रखे हुए होते, तो उसमें से कोई ना कोई वेट भी बनता। तो नेचुरल लाइफ में अगर आप रहते हैं, नेचुरल दुनिया में, तो चारों तरफ आप देख रहे होते हैं। देखिए, नेचर इज ऑल्सो, एक कहावत है, नेचर इज क्रूल। इस दुनिया में हर जानदार चीज किसी और जानदार चीज को खाती है। शेर बकरी को खाता है, हिरन को खाता है, हिरन घास को खाती है, साइकिल है। मॉलिक्यूलर लेवल में चलिए तब भी सर, सेल भी खाता है सर। ठीक है, तो अगर वो सब खा रहे होते हैं नेचुरली, तो बैलेंस भी बरकरार रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि शेरों ने मीटिंग कर दी जंगल में, बोला क्या हो गया भाई, बोलो यार हम सारी बकरियां खा गए, हम सारी हिरन को खा गए, खाने को नहीं बचा। कभी नहीं होता है। हमेशा से वो हिरन को खा रहे हैं, जानवरों को खा रहे हैं, लेकिन वो जानवर कभी कम नहीं होता है। और कुदरत का तरीका है, वो भी शिकार वो वाली हिरन का हो जाता है जो कमजोर होती है, जो बूढ़ी होती है, जिसकी टांग टूटी हुई होती है, जो बाकी हर्ड को स्लो डाउन करती है या उसको खतरे में डालती है।
ओके। कुदरत का अपना बैलेंस रखने का तरीका है। तो जब आप कुदरत के अंदर, नेचर के अंदर रहते हैं, तो आपने चारों तरफ तो अच्छी चीजें, बुरी चीजें देखी हैं। मौसम ठंडा भी हो जाता है, गर्म भी होता है, बहुत ठंडा भी होता है, बहुत गर्म भी होता है। पौधे भी चोट खा रहे होते हैं, परिंदे भी पानी के लिए प्यासे होते हैं। अब पानी रखे वो डंप करके आ जाते हैं। गर्मी है, प्यासे हैं, हाँ जी। सर्दी है, उनको भी ठंड लगती है। बारिश होती है, परिंदे भी भीग जाते हैं, राइट। दूसरे जानवर सब भीग जाते हैं। तकलीफें आती हैं जिंदगी में, उसके बाद बाहर भी आती है। दैट इज व्हाट लाइफ इज। यस, यस। तो आप जब नेचर में रहते हैं, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। आपके पास तकलीफ आती है, आप परेशान होते हैं, हुँ, हुँ, और फिर हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, फैमिली का स्ट्रक्चर है, और हम फिर भी, जितना भी मैं एनवायरनमेंट के अंदर उस एनवायरनमेंट में रहता हूँ, लेकिन मुझे इस एनवायरनमेंट में भी रहना पड़ता है। तो जो खुशी और गम और ये चीजें सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी होती हैं। मेरा शायद थोड़ा सा फलसफा चेंज हो जाता है दूसरे लोगों से, हुँ। यही समझ लें। क्या आपने कभी ऐसा नोट किया कि पर्टिकुलर ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं कुछ, उन ह्यूमन ट्रेट्स वाला बंदा ही नेचर की तरफ अट्रैक्ट होता है? यू थिंक नहीं, यूनिफॉर्मिटी है इसमें? जरूर होगा, हुँ, जरूर होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को, और ये रीसेंट टाइम्स में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़े होकर भी गार्डनिंग की तरफ और एनवायरनमेंट की तरफ और फार्मिंग की तरफ हुँ, हुँ, रुख किया है उन्होंने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सबको ही गार्डन के अंदर छोड़ दें हुँ, बचपने से, तो सभी उस तरफ, लेकिन उनमें से होंगे, किसी का बिजनेस माइंड होगा, हुँ, वो कहेगा कि यार तू बात सुन, गाजर वाजर होगा, मैं बेचता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। ये तो नेचुरल है ना, इतने सारे हम, बाकी जो जानवर बने हैं इस दुनिया में, उनसे हम थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं। आ, हर जानवर में फीलिंग्स है। हमने आजकल, जब क्योंकि ये कैमरा इतना आम हो गया है, तो हम वीडियोस देखते हैं जहां जानवर मुख्तलिफ स्पीसीज के एक दूसरे की मदद करते हैं। चलो। उसे नॉर्मली उसको खा लेना चाहिए, लेकिन वो उसको बचा लेता है। तो वो फीलिंग्स, वो समझ, वो सोच उस जानवर के अंदर भी है। इंसान के अंदर, अच्छा, ये एक जिसको हम नफ्स कहते हैं, जो आपकी इंस्टिंक्ट है, जानवरों में ज्यादा इंस्टिंक्ट होती है, इंटेलिजेंस भी है, सब कुछ है। लेकिन हमारे अंदर इंस्टिंक्ट के साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस जो है ना, वो बराबर की हमारे पास है। तो हमारा जो इस दुनिया में टेस्ट है, वो ये है कि यार तुम्हारी फितरत तो है बिल्कुल ठीक। कि तुम कोई गलत काम कर लो, लेकिन तुम्हारी इंटेलिजेंस है जो तुम्हें वो समझा सकती है। तुम सोच सकते हो कि यार ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो तुम अपने आप को उस काम करने से रोक सकते हो। तो और आज के दौर में हमने देखा है कि बहुत लोग गार्डनिंग की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, कि उन्होंने अपने कॉर्पोरेट जॉब्स छोड़ के फार्मिंग शुरू कर दी है। तो आई थिंक इंसान की फितरत है कि वो गार्डन में अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है, वो हमें फोर्स करके मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ले जाती है। हुँ। सर, इसकी कोई फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर कोई इफेक्ट होता हो? बहुत ज्यादा है। आप हाँ। एनवायरनमेंट में काम करें, नेचुरल एनवायरनमेंट में, कुछ चंद बता दीजिए सर, आप जिससे बाकी। सब्र सीखते हैं। क्या बात, क्या बात। जब मैं छोटे बच्चों को सिखाता हूँ, तो स्कूल्स में जाके, या अब तो वक्त नहीं मिलता है, लेकिन स्कूल के बच्चे आते हैं, लेकिन मैं जब स्कूल्स में भी जाया करता था, बीज लगाया, बच्चे कहते थे, "अब किधर है, where's the plant, where's the plant?" सर, Because you have to wait for it। आपने बच्चे को उधर ही सब्र सिखा दी, और उसने उसको 6 दिन तक पानी डाला, और वो बीच में से एक स्प्राउट निकली, कोपल निकली। तो उनको ये भी पता चल गया कि सब्र करोगे हाँ। तो रिजल्ट निकलेगा। आप कोई काम करेंगे, उसका रिजल्ट निकलेगा। Yeah. तो आपको ये सारी चीजें हैं, आपको जैसे मैंने कहा, पेशेंस, सब्र आप सीखते हैं। आप दिमाग थोड़ा सा ठंडा रहता है। मैं वैसे तेज दिमाग का भी आदमी हूँ, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत इंसान की जिंदगी पे बहुत असरात होते हैं।
living in the natural environment. बहुत खूब। सर, क्या नेसेसरी एजुकेशन रिक्वायर्ड है एक गार्डनिंग करने के लिए? देखिए, गार्डनिंग करने के लिए तो कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और हमने रिसेंट टाइम्स में खासतौर पे कोविड के बाद देखा है कि हजारों लोग दुनिया भर में गार्डनिंग की तरफ आ गए हैं। और मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो मैं वर्कशॉप्स कराता हूँ, उसमें आते हैं, कहते हैं यार हमको कुछ नहीं आता है, हमने कभी कोई चीज नहीं उगाई है। तो यार ठीक है, हमने पहले गाड़ी भी नहीं चलाई थी, सीखी ना, तो आप सीख लें। और फिर आप बड़ी गाड़ी चलाना चाहते हैं, उसको भी चला लेंगे, थोड़े दिन में आप उसे भी सीख लेंगे। मोटरसाइकिल चलाना सीखना, 2 पहियों पर बैलेंस करना आ जाएगा। तो उसी तरह ये भी है कि आप जब एक बार इस काम में दाखिल होते हैं, तो सीखना शुरू करते हैं। पौधे हैं, खैर है, अगर एक आध मर भी गया तो इतना बड़ा कोई लॉस नहीं है। आप दूसरा पौधा ले आते हैं, आप सीख लेते हैं। जब आप करना शुरू करते हैं तो फिर आप सीखते हुए चले जाते हैं। और मैंने अक्सर अपने वर्कशॉप्स में आने वालों को कहा है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आप उसमें सवाल पूछ रहे होते हैं सर, 3-4 महीने के बाद ये होता है कि कोई सवाल पूछता है, मेरे से पहले आप जवाब दे देते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। आप सीख लेते हैं। हाँ। सिंपल गार्डनिंग। राइट। सर, क्या बेसिक जो है वो टाइम की रिक्वायरमेंट है जो हर किसी को इसके लिए देनी पड़ती है? अगर आप घर में थोड़ी बहुत गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, सुबह को थोड़ा घंटा, आधा घंटा दे दें, शाम को आधा घंटा दे दें, इट्स इनफ। डिपेंड करता है आप कितनी गार्डनिंग कर रहे हैं। आप जरा ज्यादा गार्डनिंग कर रहे हैं तो घंटा दे दें। बट बेसिक रिक्वायरमेंट हर फूल पौधे की ये है, क्या उसको आपने डेली अपने गार्डन को देखना है। अगर आपने कोई जानवर पाला हुआ है, आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको सुबह दोपहर शाम देखते हैं। प्लांट्स को आप दिन में एक मर्तबा देख लें, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह जानदार हैं। और 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो हो सकता है कि कोई चीज आप चेंज कर सकते थे, आपने नहीं की, वो पौधे को असर हो जाएगा 3 दिन के बाद। सर, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और हमारी फील्ड से एक मुत्तसिल प्रोफेशन चल रहा है जिसे हम क्वैकरी कहते हैं। लोग समझते हैं जी क्वैक भी सही काम कर रहा है, वो भी नफा दे देता है। लोग शायद ये रियलाइज नहीं कर पाते बिकॉज उसके साम्राज्य जो है वो काफी वक्त बाद सामने आते हैं, बट हमें पता है कि वो कितना हैजर्डस होता है। तो इसी तरीके से सर, एक तो बॉटनिस्ट है जो कि पढ़ा लिखा है इस शोबे में, जबकि एक यूजुअल हमारे माली लोग हैं, पार्टनर, जिनको मुझे बस ये इत्तेफाकन बन गए। सर, ऐसी क्या चीज़ें वो कर लेते हैं जो कि वो इत्तेफाकन सही कर लेते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो बिल्कुल ब्लंडर करते हैं मगर उसके हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसको? हकीम, हाँ, खतरा है जान सर, बिल्कुल। ऐसा है कि हम देखिए, हमारे मुल्क में गार्डनिंग जो माली के कोर्स हैं, तो छोटे मोटे कोर्सेज होते रहते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा है नहीं। और मुल्क भर में माली जो हैं कुछ एक ख़ास इलाके से आते हैं, जिन्होंने पीछे खेती बाड़ी की हुई है, वो आते हैं किसी नर्सरी में, थोड़े 2-3 महीने के लिए काम किया, पानी वानी दिया, बस। कटाई सीख ली, वो जो माली हो। तो वो तो उस तरह के माली तो हमारे मुल्क में बहुत सारे हैं। और छोटे मोटे गार्डन्स आपके वो बना लेते हैं, चला लेते हैं, घास काटने आती है, पौधों को काटने आता है। अब बहुत कम रह गए हैं जिनको प्रोपगेशन यानी और पौधे बनाना आता है, कलम, पैवन, बीज, मौसम, इनको पहचानते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते वो भी सीख जाते हैं काफी कुछ। मसला वहाँ होता है जब ये गार्डन बनाने लगते हैं, नया गार्डन है, वो ये ख्याल नहीं रखते हैं कि यार ये जो मैं पौधा लगा रहा हूँ ये 20 साल के बाद कितना बड़ा हो जाएगा, इसकी क्या लुक हो जाएगी। अभी तो ये बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन ये तो छोटा सा है, बड़े पत्ते वत्ते खूबसूरत दिए, लेकिन ये तो दरख्त बन जाता है। या इसकी क्या शेप होने वाली है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, सॉइल की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वाटर की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ये तो अच्छा, जहां तक ये फील्ड है, ये फील्ड बहुत वसी है, बहुत वास्ट है। और इसमें बॉटनी तो वो बॉटनी इज जस्ट द साइंस ऑफ प्लांट्स। फिर आपके पास हॉर्टिकल्चर आता है जिसमें आप पौधों को उगाना, चाहे वो फ्रूट फार्मिंग हो, फ्लावर्स हो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो। और फिर लैंडस्केपिंग का फील्ड है जो गार्डन की डिजाइनिंग का फील्ड है, फिर फॉरेस्ट्री का फील्ड है, फिर एग्रीकल्चर में आपके, तो ये बहुत सारे फील्ड्स हैं। आज हमने देखा है अगेन, एग्रीकल्चर में तो बहुत लोग हैं, पूरा हमारा
एक ज़माने में तो 70% आबादी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर करती थी, आज वो कोई 55% पे रह गया है। लेकिन हमने देखा रिसेंट टाइम्स में कि लोगों ने एज़ अ हॉबी गार्डनिंग शुरू कर दी और उन्होंने देखा कि यार ये पौधा मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो अब तो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, कोई कैक्टाई कर रहा है, कोई सक्यूलेंट्स पर काम कर रहा है, कोई फोलिएज प्लांट्स पे काम कर रहा है और वो घर से ही काम कर करके अपनी अच्छी खासी इनकम भी बना रहे हैं। हमने ये देखा कि कुछ लोगों ने ये रियलाइज किया कि यार एनवायरनमेंट का फील्ड लुक्रेटिव है। कुछ हमारे यंगस्टर्स थे जिन्होंने कॉलेज में उनकी एनवायरनमेंट फील्ड की तरफ थोड़ी सी तवज्जो हुई, उन्होंने देखा यार इसमें हमारा इंटरेस्ट है, वो उसमें घुस गए, आज वो एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं दुनिया भर में। और तो इस तरह लोग डेवलप होते हैं। और जब हम इस फील्ड में आए थे तो बहुत कम लोग थे, गिनती के कुछ थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत थे जो अपने घर में टमाटर की उस वक्त भी उगा रहे थे और गार्डनिंग करते थे, लेकिन नॉलेज बेस उस वक्त बहुत कम थी, अब बहुत वसी हो गई है। सर ऐसे कोई हैज़ार्डस काम जो आपको लगता है हर माली कर लेता है और जो उसको किसी ज़रूरत नहीं करना चाहिए, जिससे लिसनर्स आगाह हो जाएं, कल को वो उसको तंबी करें? ख्याल रखना होता है कौन से किस्म के दरख्त लगा रहे हैं, किस किस्म के पौधे लगा रहे हैं, उनके लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स क्या होंगे, 20 साल के बाद इस दरख्त का इस जगह में क्या हाल होगा। अ, असल में तो लोग और आजकल बहुत नई नई चीजें लोग ले आते हैं और वो एकदम से, सोशल मीडिया का दौर है, वो वायरल हो जाता है, लोगों को समझ आई नहीं आई। कोई गोली हो दांत के दर्द के लिए और है, बिल्कुल। एक जमाने में हम डॉलर बिट खाते थे, अब तो वो बंद ही हो गई है। आंख के दर्द के लिए और है, सर के दर्द के लिए और है, पेट के दर्द के लिए और है। तो सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशन कैन नॉट फिट ऑल प्रॉब्लम्स। तो जब आप दरख्त लगा रहे होते हैं, एक दरख्त की भी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जड़ें, अपने ब्रांचेस सही तरह से खोले, अपनी ऑप्टिमम जो उस बीज के अंदर जो उसकी पोटेंशियल है कि वो 60 फुट का भी हो जाए और उसकी शाखें 20-20 फुट फैल भी जाएं, क्योंकि हर दरख्त की भी एक नेचुरल फितरत है, कोई फैलाव करता है, कोई एलोंगेटेड होता है, कोई कॉनिकल शेप में होता है, और फिर उनकी रीचेस होती हैं। हम चाहे सब्जी भी लगा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जी आप प्याज लगा रहे हैं तो आप 6-6 इंच के ऊपर प्याज लगाएं, आप फूल गोभी लगा रहे हैं तो आप 2-2 फुट के फासले पर लगाएं, क्योंकि फूल गोभी इतनी बड़ी बनती है, प्याज इतनी सी होती है, फर्क हो गया ना। अब आप कहते नहीं मैं प्याज तो 9 इंच पे लगा रहा हूँ या 6 इंच पे लगा रहा हूँ, तो मैंने फूल गोभी भी लगा देनी है। लगाते भाई, वो सही तरह से नहीं प्याज की उगेगी, साइज हो जाएगी। वो इतनी इतनी होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना होता है जब आप प्लांटेशन कर रहे होते हैं, और लोग नए नए कॉन्सेप्ट्स ले आते हैं, वो हर जगह पे यूजेबल नहीं है। सर कोई ऐसी लर्निंग रिसोर्स आप बता सके कि जिससे बंदा जाके एबीसी सीख ले? वैसे पाकिस्तान के लिए कोई रिसोर्सेज अवेलेबल, बुक्स वगैरह नहीं है। हम जो रिसर्च करते हैं तो हम कभी विकिपीडिया में देख रहे होते हैं, कभी इंडिया की रिसर्च निकल रही होती, कहीं किसी और मुल्क की, पाकिस्तान की थोड़ी बहुत आनी शुरू हो गई है। लेकिन यह है कि सोशल मीडिया का दौर है इस वक्त, पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो ग्रोइंग कर रहे हैं, बहुत ग्रुप्स हैं ग्रोइंग के बारे में, गार्डनिंग के बारे में, किचन गार्डनिंग के बारे में, उधर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कम से कम 2 जगह से इन्फॉर्मेशन लेकर अपना दिमाग इस्तेमाल करके जो सबसे ज्यादा लॉजिकल लगे, क्योंकि कुदरत लॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं है। सर ये बताइए इन होम गार्डनिंग के क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? मैं सवाल करने से पहले आपसे यही गुज़ारिश करूँ कि एक ऐसा जवाब दीजिएगा जो कि हर कोई कर सके। लाज़मी नहीं कि सिर्फ अज़ारगज़ में रहने वाला करे, तकरीबन हर कोई कर सके। कि एक तो और इंसानी फितरत है, गरीब से गरीब आदमी होता है, वो झुग्गी के बाहर एक मोतिया का या एक गुलाब का या चमेली का पौधा लगा देता है। उसको फूल भी पसंद है और खुशबू भी पसंद है। आपकी अफोर्डेबिलिटी पर है, आप बड़े बंगले में रहते हैं, आप बड़ा गार्डन बनाते हैं, आप
अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, बैल्कनी है, कहीं पर तो बैल्कनी भी नहीं मिलती है, खिड़की होती है, खिड़की। जो भी आपके वसाइल हैं उसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ ग्रो कर सकते हैं। गार्डन है, बड़ा गार्डन बनाए। मेरा मशवरा ये है, उसमें से आधे को गार्डन खूबसूरती के लिए बनाए, आधे को इस्तेमाल करने के लिए बनाए, उसमें सब्जियां लगाएं, फल लगाएं। ये सब चीजें हम अपने घरों में, पहले दौर में कराची के घर बड़े होते थे, उसमें जामुन और चीकू और आम और बेर और इस तरह के दरख्त होते थे, केला और पपीता। अब वो बड़े प्लॉट का जमाना खत्म होते जा रहा है। तो जितनी गुंजाइश है आपके पास, उस गुंजाइश के हिसाब से आप कुछ ना कुछ ग्रो कर सकते हैं। हमारे शहर के हिसाब से, इसकी टेम्परेचर क्लाइमेट के हिसाब से क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, क्या क्या ग्रो हो सकता है? बहुत कुछ और सब कुछ। सिर्फ ये है कि आप सेब और नाशपाती खुबानी नहीं उगा सकते क्योंकि आपके पास वो ठंडक नहीं है, लेकिन उसके अलावा आप यहाँ पे बहुत कुछ उगा सकते हैं। बहुत चॉइस है, बहुत चॉइस है, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, डेकोरेटेड प्लांट्स हो, बहुत चॉइस है आपके पास। तमन्ना ऐसी चीजें करते हैं जो हमने देखी हो। आपके जवाब से मैं ये तस्वीर ले रहा हूँ कि यकीनन जो मैंने देखा होगा इसकी तमन्ना जी जी, आप करूंगा वो जस्ट कर सोच सकता सकते हूँ। हैं कि इन्हें देखे ना, अब मैंने 4-5 का तो नाम ले दिया। जामुन है, फालसा है, पपीता है, केला है, अमरूद है, आम है, फालसा है, शरीफा है, और मेरे ख्याल से 50 और फल हैं जो आप आसानी से उगा सकते हैं। सर्दी के मौसम में आप स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं, आप यहाँ पे पाइनएप्पल भी उगा सकते हैं, आप आजकल ड्रैगन फ्रूट का जमाना आ गया है, ड्रैगन फ्रूट उगाएं। यानी The list is long. दिस इज वेरी लॉन्ग। रूफटॉप गार्डनिंग क्या चीज है? रूफटॉप गार्डनिंग तो ऐसा ही है कि जी देखें, अक्सर प्लॉट के साइज का आप घर बनाते हैं और गार्डन स्पेस कम होती है। वैसे भी जहाँ पे स्पेस भी ज्यादा होती है, जो छत है वो एक वेस्टेड स्पेस होती है। उसमें आप अक्सर घरों के ऊपर जाके देखें तो टूटा हुआ सोफा, पुराने जमाने में एंटीना पड़ा हुआ होता था, फटा हुआ गाड़ी का टायर, कोई टूटी हुई चीजें घर की जो है ना वो छत पे फेंक दी जाती हैं और छत इस्तेमाल नहीं होती। जबकि पुराने दौर में तो कराची की छतें बहुत इस्तेमाल होती है। कराची की शामें बहुत अच्छी हैं। मुल्क में बहुत ऐसे इलाके हैं जिनमें शामें बड़ी अच्छी होती हैं और एक बहुत बड़ी स्पेस है, आपकी अपनी स्पेस है, उसको यूटिलाइज करें यार। और कुछ नहीं, 4 कुर्सियां रखो, बैठो, मंजी रखो, वहां पे शाम को बैठो, गपशप लगाओ, चांद सितारे देखो। तो उसको यूटिलाइज करें, और वो एक स्पेस ऐसी है जो ग्रीन कर सकते हैं हम। और उसको ग्रीन करने से एक बहुत बड़ा दूसरा एक एडवांटेज है कि वो आपकी छत को गर्म नहीं होने देता है। तो आपका नीचे जो कमरा है वो इतना गर्म नहीं होता है जितना एक खाली छत के नीचे कमरा गर्म हो जाता है। ठंडक में भी यही है, एक एक्स्ट्रा स्पेस आपकी बन जाती है, खूबसूरती हो जाती है, ऑक्सीजन का बंदोबस्त हो जाता है। यानी वो सारे बेनिफिट्स हैं, नुकसान कोई नहीं है, मेहनत है। सर कुछ आइडिया आप दे सकते हैं कि इसमें, लेट सपोज मिसाल ले लेते हैं कि चलिए 250 गज का घर है अगर किसी का, छत उसकी बिल्कुल अवेलेबल है, कितनी उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उस पर कितना रिटर्न कब तक वो हासिल करेगा? बिकॉज हमारे शहरी सोच देखें, ये तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपका ये जवाब एक मुख्तलिफ तरीके से प्लीज दूंगा। प्लीज। हमने देखा कि कहीं दूर दराज इलाकों से, फार्मिंग बैकग्राउंड से बंदा कराची आता है और वो थोड़ा बहुत किसी नर्सरी में काम करके पानी, वो जो माली वाला जो था ना, एक उसमें एक ट्विस्ट होता है, एक वो बंदा होता है जो माली नहीं बनता है। वो आता है आपके पास, बोलता है सर जी ये बाहर आपकी क्यारी गंदी पड़ी हुई है, मैं इधर कुछ पौधे वौधे लगा दूं, खूबसूरती हो जाएगी, मैं उधर से बेच भी दूंगा, कुछ नर्सरी बन जाएगी। आप हाँ कर देते हैं, वो आपको कुछ किराया भी उस जगह का देने को तैयार होता है। अच्छा, उसके पास कोई वसाइल नहीं होते हैं, वो घूमता फिरता कुछ ढूंढ ढांड के चीजें जमा करके, कुछ शाखें काट कूट के, कोई थैली, कोई गमला लिया, उसमें लगाया और उससे वो 100-200 कमाना शुरू करता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने इन्हें इधर से स्टार्ट किया और आखिर में अपनी नर्सरी जो उन्होंने बनाई थी वो अगले को 6 लाख रुपए में बेच कर आगे निकल जाते हैं। क्या बात, क्या बात।
तो आप अपने घर में ज़ीरो वसाइल से शुरू कर सकते हैं ऑलमोस्ट। आप गमले ना खरीदें, आपके पास टीन डिब्बे होते हैं, आप उसके लिए थोड़ी-सी मिट्टी ले आएँ, डाल दें, कुछ थोड़ा-सा बीज ले आएँ। एक ₹500 से भी आपने शुरू कर दिया तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 से भी कर सकते हैं और 50,000 से भी कर सकते हैं। स्टाइल का और साइज़ का, वॉल्यूम का फ़र्क पड़ जाएगा। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर शहर में रहने वाले का देखो, यही ज़हन होता है, यही सवाल होता है। एक बीज लगाओ, उसको पानी दो और वो फूट आए, वो तो रिटर्न आ ही गया वहाँ पे। वो बड़ा हो गया, उसने खूबसूरत सा फूल दे दिया और आपने कहा वाह माशाल्लाह यार ये मैंने उगाया है, रिटर्न आ गया। उसमें कोई दाना लग गया, आपने उसको तोड़ के खा लिया, वो आपका रिटर्न हो गया। नाउ टॉकिंग ऑन अ सीरियस लेवल, मैंने बहुत ट्रेनिंग की है विमेन्स लाइवलीहुड के लिए, जहाँ मैं खवातीन को अपने घर में, अपने घर के आसपास के इलाके में सब्जियां उगाना सिखाइए, टू बी एबल टू सस्टेन एंड रिड्यूस योर, आपकी अपना डेली खर्च। आपने देखें, ऐसे ही लोग हैं जो अगर दिन के 50 रुपए बचा लेते हैं तो उनके लिए अहमियत रखता है। 1,500 रुपए हो गए ना महीना का, ठीक है। आप धनिया उगा लें, मिर्ची उगा लें, 2 टमाटर आपके निकल रहे हैं वहां से। ऐसा घराना जो 15-20 हजार रुपए महीने के कमाता है, उसके लिए 1,000 रुपए बचाना भी बड़ी बात होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर हमने ऐसे भी उनको ये सिखाया कि जी एक तो आपकी बचत हो जाती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उगा लिया आपने, पड़ोसन को दे दो। उसको बोले यार आज तुम्हारे पास क्या है? वो कहती है मेरी भिंडियां बहुत निकली हैं, मैंने घर के लिए बना ली है, थोड़ी बची हुई है। अच्छा ये 2 टमाटर ले लो, मुझे को भिंडी दे लो। क्या हुआ ना? और हमने इसको सक्सेसफुल होते हुए देखा है। मैंने एक रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में प्रोजेक्ट किया था, जहाँ से रिजल्ट्स हमें जो बाद में मिले थे, उसमें से एक खातून ने जो अपने बच्चों के एजुकेशन पे पैसे खर्च किए, वो उसने वेजिटेबल से निकाले, उसने अपने किसी और रिसोर्स से पैसे नहीं इस्तेमाल किए। तो खैर वहां पे उसके घर के आसपास थोड़ी सी जगह थी, वो सेंसिबल थी, उसने उगा लिया और उसने अपने, और इस तरह हमने बहुत स्टोरीज हमारे पास हैं जो मैंने जो ट्रेनिंग्स की हैं उसमें से बहुत देख ली है। मैंने कराची में एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने 44,000 औरतों को सिखाया था। तो उसमें से अगर 10% ने भी कंटिन्यू किया, रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। सर कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं क्या? जी लेट्स सपोज मैं आज सोचूं मुझे जी रूफटॉप गार्डनिंग करनी है, कोई प्री रिक्विजिट्स, कोई ऐसे लवाजमात जो करना जरूरी है? देखिए रूफटॉप गार्डनिंग के लिए खासतौर पे आपने ये बस ख्याल रखना होता है, क्योंकि हमारी छतें जो हैं वो इस काम के लिए बनी नहीं है। जब घर बना था तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आपको 2 चीजों का ख्याल रखना होता है कि एक, क्या वो छत वो वजन बर्दाश्त कर लेगी, दूसरा पानी। जब आप पानी पौधों में डालते हैं गमले में तो वो नीचे से निकलता है, छत गीली रहती है, तो वो आपकी छत को डैमेज कर सकता है। तो वो आपने ख्याल रखना है कि पानी जो है छत पे ना हो, उसकी निकासी हो और छत पे ना गिरे। प्लास्टिक रख दें, शीट रख दें, उसके नीचे कोई बर्तन रख दें जिसमें पानी जमा हो जाए। वो इनफैक्ट अच्छी बात भी है, वाटर कंजर्वेशन है, आप वही पानी दोबारा इस्तेमाल कर लें। आप गमले में पानी डालते हैं, वो ठक ठक करके नीचे सुराख में से बाहर आ जाता है। जो पौधे को जरूरत होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मिट्टी गीली रहती है, वो दिन भर में इवापोरेट कर देता है, कुछ पानी नीचे से खारिज हो जाता है, आप उस पानी को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्या खूबसूरत खूबसूरत। सर भी आपने कहा कि इस शहर में जो है वो आप प्लॉट्स देखने को नहीं मिलते। सर नेचुरल फिनोमेना तो ऑफ कोर्स नहीं कहेंगे, मगर अब जो लिविंग ट्रेंड है वो ये कि दुनिया अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही है, विच मीन्स इन अदर वर्ड्स कि डिफॉरेस्टेशन होना लाजमी है। सर हाउ वुड यू फाइट दिस बैटल बिटवीन नेचर एंड अर्बनाइजेशन? देखिए लाजमी नहीं है, बना दिया, लाजमी नहीं है। तरक्की का जाविया तो यही है ना सर फिलहाल। देखिए दुनिया भर में जहाँ पे तरक्कियां हुई हैं और छोटे से शहर बहुत बड़े बन गए, कहीं कहीं उन्होंने भी ख्याल रखा है, और उनके शहर में आपको इस तरह की कंक्रीट जंगल नहीं मिलेगा। कंक्रीट है, जंगल नहीं है।
उन्होंने ग्रीन स्पेसेस का ख्याल रखा है, उन्होंने अपने स्पेसेस की प्लानिंग की है, हमने नहीं की। अंधाधुन आप ये देखें कि हमने हमारे शहर को गर्म किया, एक तो कंक्रीट से किया, फिर हमने ये किया कि जब बिल्डिंग्स आनी शुरू हो गई तो हमने ये नहीं देखा कि विंड डायरेक्शन क्या है। अगर ये कंट्रोल्ड रहते और बिल्डिंग्स इस तरह बनती कि जो समंदर की हवा है शहर के अंदर आती है, वो विंड कॉरिडोर्स रहते, तो हमारा शहर भी ठंडा रहता, हीट अप नहीं होता। तो होना तो नहीं चाहिए, हो गया तो अब क्या करें? अब ये करें कि थोड़ी सी फ्यूचर की प्लानिंग ऐसे करें कि और मजीद बुरा ना हो और इन टाइम इसको रेक्टिफाई किया जा सके। और जो हमारे पास अवेलेबल स्पेसेस हैं उनको फौरी तौर पे ग्रीन किया जाए, बहुत जरूरी है। जिस तरह हम अपने शहरों को और हमारे मुल्क को बनाते हुए चले जा रहे हैं, दिस स्पेल्स डिजास्टर। जब मैं बालाकोट में 2005 में पहुंचा था तो हमने ये देखा कि यार वो वाला पहाड़ गिर गया। हो उस पहाड़ पर जो गिरा है उस पे हमें गिरे हुए दरख्त नहीं नजर आ रहे हैं, वो पहाड़ नहीं गिरा, उस पे खड़े दरख्त हैं। तो ये प्रूव हो गया कि जिस पे दरख्त थे वो पहाड़ नहीं गिरा। ठीक है ना? अब आपने जब देख लिया है, अब आप जाके वो दरख्तों को भी काटना शुरू करें जो पहाड़ गिरा नहीं था, तो ये तो बेवकूफी है ना। आपने अपने पाँव पे तो कुल्हाड़ियां नहीं मारनी है। और हम यही समझते थे कि दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये तो एक एलिमेंट है दरख्त का। दरख्त तो बहुत कुछ देते हैं हमें, साया देते हैं, सिंपल सी बात है। आप कहीं जाते हैं, आप गाड़ी साए में खड़ा करते हैं, बाहर लोग बैठे हुए होते हैं, साए में बैठते हैं, परिंदे आके बैठते हैं, जानवर आके बैठते हैं, और उसके अलावा बहुत कुछ है जो दरख्त हमें देता है। तो हमने आगे मजीद जो भी हमारी प्लानिंग है शहरों की, उसको बहुत सोच विचार से करना है। और ये सिर्फ दरख्तों की बात नहीं है, सिर्फ ग्रीनरी की बात नहीं है, हमारे सीवरेज की बात है, हमारे कचरे की बात है, हमारी ट्रैफिक के रवानी की बात है। आप फ्लाईओवर बना देते हैं और फ्लाईओवर से पहले जो है ना या बाद में एक टर्निंग है और वो मुतासर हो जाती है, तो आपकी खामखा में। अब मैं मलीर से शहर आता हूँ, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ खामखा में ट्रैफिक जो है वो होल्ड अप हो जाती है। ठीक है, चले गलती से आपने पुल बना दिया, ठीक है, गलती इतनी बड़ी कैसे हो सकती है उसका तो दूसरा लफ्ज है, मैं वो पब्लिकली वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो गलती नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर आपने गलती कर दी, उसको रीलोकेट करें। यार वो तो 100 करोड़ रुपए का बनेगा। ओके, रोजाना वहां पे 10 लाख गाड़ियां गुजरती हैं, हर गाड़ी इतना पेट्रोल जो है ना वहां वेस्ट कर रही है। 10 इंटू 10 लाख कितना बनता है? वो डेली हो गया। आप उसको अगले 20 साल या 10 साल का हिसाब लगा दें, वो 100 करोड़ के हजारों करोड़ रुपए वहां पे पेट्रोल जाया हो रहा है लोगों का, और टाइम जाया हो रहा है। आप उसको करेक्ट करें। देखें, इंसान तो खैर क्या, कोई भी अगर एक गलती करता है तो फिर उसको अगली मर्तबा वो वाली गलती नहीं करनी, कोई और कर लो, वो वाली गलती ना करो। उसमें फिर वो गलती नहीं चलाएगी ना सर, वो गलती नहीं है ना। और चले, आपने सोचा नहीं, आपने एक चीज कर दी, तो फिर कसूर किसका हुआ? इंसान का कसूर है। और एक इंसान का या 5 इंसानों का कसूर होता है जिस पे करोड़ों इंसान सफर करते हैं। सर अभी जो हालिया मसला चल रहा है स्मॉग का, हमारे पास हीट वेव, ये सारे मसले जो है वो किस तरीके से हल हो सकते हैं आपकी इस प्लांटेशन से? हम इनको कुदरती आफत कहते हैं। एक जमाने में तो कुदरती आफतें होती थी जब तक इंसान ने इनमें अपना दखल नहीं किया था। ठीक है ना? जो 1800 में एक सैलाब आया था, वो तो कुदरती आफत थी। अब जो सैलाब आता है
उसमें इंसानी मुदाखलत हो चुकी है। Right. कुदरती आफत कॉज ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। इंसान इतना समझदार है कि वो चांद पे भी पहुंच गया, मरीख पे भी पहुंच गया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। इनके क्या ऑल्टरनेटिव्स और इनके सॉल्यूशंस नहीं है? हैं। आपके पास विल होना चाहिए to bring about those solutions. But you fairly think your vegetation and plantation can help these issues very easily. दरख्त छतरी ना, वाह वाह बहुत खूब। छतरी छाया देता है। कभी कभार ऐसे भी दरख्त हैं जिनके पत्ते ऐसे होते हैं कि दरख्त के नीचे बारिश नहीं होती है, पत्तों से वो साइडों पे पानी गिर जाता है, थोड़ा कम होता है दरख्त के अंदर। आप वहां पे बारिश से भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आंधी का स्टॉक करना है। आप धूप से भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो आपने एक छतरी पकड़ी है गर्मी से अगर बचाने के लिए, और पाँव के पास आपने लकड़ियां जमा करके आग लगाई हुई है तो बस कुछ नहीं होगा। आप बारिश हो रही है, आपने अपने आप को बचाने के लिए जो है ना वो किया हुआ है, और नीचे पानी जमा करके बाल्टी में खड़े हुए हैं, तो यार बारिश ना भी हो रही होगी, भीग रहे होगे। रात हो जाएगी तो भी वो आग जो जल रही है, तो सिर्फ दरख्तों से और वेजिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं, इतने कार्बन पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं। लेकिन नेचर जो है ना वो बल्क में तो काम करता है, लेकिन उसके लिए बल्क जमीन उसको चाहिए होती है, बल्क नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए होते हैं, और बल्क नंबर ऑफ टाइम चाहिए होता है। इंसान है जो मशीन बना के उस चीज को हरीट कर देता है, उसकी क्वांटम बढ़ा सकता है। तो सिर्फ दरख्त या सब्जा आपको कुदरती आफतों से नहीं बचा सकता है, आपको दूसरे अमल भी करने पड़ेंगे। सर आपने बारिश की बात की, क्या बारिश एग्रीमेट होती है या बारिश इंड्यूस होती है ड्यू टू प्लांटेशन? और वेजिटेशन से बिल्कुल होती है जी। आप जंगलात काट देते हैं, बारिश चले जाती है। आप जंगलात लगाते हैं, बारिश वापस आ जाती है। ये तो दुनिया भर में ट्रायल एंड एरर हो चुका है, लोगों ने ट्राई करके देखा है और इट्स बीन प्रूवन। एक सवाल अक्सर आता है जब भी ट्रेन का सफर करता हूँ कि जैसे ही सिंध खत्म होता है, जैसे ही पंजाब की जमीन आती है, ये एकदम जो है वो उसका रंग ही बदल जाता है सर घास का। सर मुझे समझ नहीं आता कि ये एक लकीर से ही कैसे फर्क आ गया। अच्छा, इसमें है सर, क्या आप मानते हैं वाकई ऐसा है जो मैंने कुदरती तौर पे ऐसा है, उस कुदरती तौर पे भी है। पंजाब की जमीनें जो हैं सर, मगर कुदरत इतना डिफाइंड ज्योग्राफिकली कैसे चल वो रही है, मतलब इतना डिफाइन नहीं है। आप अगर जमीन को नापेंगे तो वो इतना डिफाइन नहीं है, ओके ग्रेजुअली चेंज होता है। ओके ओके दरिया सिंध ऊपर पहाड़ से शुरू होता है, झेलम पहुंच के दरिया सिंध चौड़ा हो जाता है, प्लेन्स आ जाते हैं ना, उससे पहले पहाड़ी इलाका है। और जब आप कश्मीर में जाके देखें तो वो यूं करके नीचे आ रहा है, तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। जहां वो थोड़ा सा नीचे आया, फिर वो उसकी स्लोप जो है वो इतनी स्टीप नहीं रहती है, तो वहां से पानी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर और स्लो होता है, आस्ते 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 करके मैदानी इलाके में आते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप रावलाकोट से जंप करके सीधा झेलम पहुंच जाते हैं। राइट राइट 500 मील का सफर होगा शायद। ठीक ठीक वो ग्रेजुअल स्लोप है। तो पंजाब और सिंध में भी ग्रेजुअल चेंज आता है। और अगर आप देखें तो अपर पंजाब बहुत ग्रीन है, लोअर पंजाब ड्राई है, भावलपुर है, चोलिस्तान आ जाता है, फिर आप वहां से आते हैं रेमियर खान, ये वो ठक 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 आप सिंध में दाखिल हो जाते हैं। ये ड्राई रीजन है। एक और मैं आपको बात बताऊं कि इस दुनिया में ये गार्डन है ना हमारे, इसमें पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर हैं, झीलें हैं, ग्रीन गार्डन्स हैं, और सहरा भी हैं। और सहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारा डेजर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से रेत उड़ती है और अक्रॉस जाके दूसरे कॉन्टिनेंट में गिरती है, और वहां की जो ग्रीनरी है वो इस पर डिपेंडेंट है। अगर आप सहारा से मिट्टी को उड़ना बंद कर दें, सहारा को ग्रीन कर दें, तो कॉज और इफेक्ट होगा।
अब जैसे चाइना में जो ये डेजर्ट्स को ग्रीन कर रहे हैं, इसका असर होगा। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका असर नहीं होता है। एक सवेरे जैसे बात हो रही थी, ये लैंड रिक्लेम कि हमने मिट्टी भर के समंदर को पीछे धकेल दिया और हम उसको कहते हैं हमने रिक्लेम किया। रिक्लेम क्या होता है कि मैंने आपको कोई चीज दी और मैंने आपसे वापस ले ली। तो हमने समंदर को तो ये जमीन नहीं दी थी। एक सिवाय हमारे सी व्यू के, बाकी यहां से लेकर आप थाईलैंड तक चले जाएं, वियतनाम तक चले जाएं, समंदर अंदर आ रहा है। सिवाय सी व्यू पर समंदर दूर जा रहा है। अच्छा। और सुलून से भी अंदर आना चाहिए। सी व्यू से आप आगे चले जाए, सी वाटर इज कमिंग इन, इंट्रूजन है। तो यहां क्यों हो रहा है? हमने भी हमारी यूथ में, हमारी टीनेज में, हम वहां सी व्यू के पास, वहां पे वो कसिनो बन रहा था और वो सब, हम वहां जाके दीवार के साथ में गाड़ी पार्क करते थे। लहरें आके वहां पत्थरों में टकरा के हमारी गाड़ी के ऊपर से क्यों गिरती थी। अब क्या हुआ कि आपने वो किमाड़ी के एंड पे, आपने वो वहां पे सॉइल फिलिंग करके, तो आपने एक वहां पे कंटेनर यार्ड और वो चाइना पोर्ट वगैरह डेवलप करना शुरू कर दिया। ये आपने लैंड फिल करके रिक्लेम की जमीन और आपने वहां क्रिएट किया। आपने क्या किया कि आपने समंदर के अंदर एक यूं करके दीवार बना दी ताकि जो रफ सी है वो कंट्रोल हो जाए। राइट। जब आपने ये दीवार यूं करके बनाई तो जो समंदर की लहरें यूं आ रही थी, यूं जा रही थी, यूं जा रही थी, यूं जा रही थी, इसमें अंदर भी करंट्स होती हैं। बिजली वाली करंट नहीं, पानी की करंट होती हैं। तो वो यूं लग के अब डिफ्लेक्ट हो रही हैं और इसकी वजह से सी व्यू पर समंदर दूर जाते जा रहा है। सर और भी सो इंटेलिजेंट। आई ऑब्जर्व, जब आप नेचर में रहते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए ये समंदर पीछे जा रहा है। लॉटरी लग गई, जमीन आ गई इनके पास। कुछ अरसे के बाद वहां रोड बनेंगे, घर बनना शुरू हो जाएंगे। सही। तो शुक्र थे हमारे पास सारा डेजर्ट नहीं था, वरना सारा डीएचए होता। हाँ, वो भी होता, और वो नहीं होता तो भेड़िया होता या कोई और नाम से होता। देखिए, ये भी जो चीजें बनती हैं डिमांड की वजह से बनती हैं ना। आज हर कोई उनको गालियां तो बकेगा, लेकिन घर तो उसी एरिया में खरीदेगा ना। आप मत लें ना वहां पे। इतना अगर असूल है तो मत रहो वहां पे। सो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट कि फिर उसी को अच्छा किया जाता है ना डेलिबरेटली। समंदर आपका पीछे जा रहा है। राइट। दिस इज अननेचुरल। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि नेचर फिर रिएक्ट करता है। समंदर जब रिक्लेम करेगा फिर क्या करोगे? और मेरा एक स्लोगन था कि पानी के रास्ते में आओगे, पानी तुम्हारे रास्ते में आएगा। और 2 साल पहले जितने एरियल शॉट्स थे, ड्रोन की तस्वीरें थी, डीएचए की, आपके क्लिफ्टन की, डीएचए की, सड़कों पे यूं 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 सारी सड़कों पे पानी बह रहा था। वो आ गया रास्ते में। वो आपके क्योंकि आपने उसका रास्ता, आप उसके रास्ते में आ गए, आपने उसके रास्ते ब्लॉक कर दिए। मलीर नदी, लहरी नदी और ये छोटे नाले और ये सारे बरसाती नाले हैं। बरसात, कुछ तो क्लाइमेट चेंज भी हुआ, ये एक साइकिल चला। 70 की दिहाई के बाद बारिशें कम होनी शुरू हो गई, 80, 90, 2000। उसके बाद फिर बारिशें फिर दोबारा बढ़ने लग गई। वैसे भी नेचुरल साइकिल्स होते हैं। कुछ वो बारिश होती है जो 7 साल के बाद आती है, कोई 20 साल के बाद आती है, कुछ 40 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश आ जाती है। अगर आप मलीर नदी को, लियारी को, इनको पीछे
जहाँ पर अभी भी पॉसिबल है, आप इनको अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार 40 साल पहले एक बारिश आई थी जो बहुत बड़ी थी, 100 साल पहले एक बारिश आई थी जो और भी बड़ी थी। हम हो सकता है 99 साल पे खड़े हुए हैं और अगले साल उतनी बड़ी बारिश आएगी। तो आपने ये नहर ख़याम को भी अब इस वक्त नैरो किया जा रहा है, लहरी को भी आपने नैरो कर दिया है, मलीर को भी आप नैरो करने लग रहे हैं, और जो जितने और बरसाती नाले हैं कराची शहर के अंदर, या तो वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, या गुजर नाला और ये वो उनको आपने सीमेंट करके छोटा कर दिया है, यार पानी इधर से गुजर जाएगा, क्योंकि आप सीवरेज के पानी को चेक कर रहे हैं कि यहाँ से गुजर जाएगा कि नहीं। जब बारिश होगी तो बारिश का पानी भी होगा और सीवरेज का इस वक्त तो वो सीवरेज के पानी से बराबर चल रहा है, तो फिर भाई बारिश का पानी कहाँ जाएगा? फिर वो आपके रोडों पे चलेगा। तो ये तो मैंने कहा ना, नेचर इज लॉजिकल। सर क्या ये सॉइल लैंड रिक्लेमेशन कह लें, सॉइल फिलिंग कह लें, ये एब्सोल्युटली हराम है या ऐसी कुछ परसेंटेज है? देखिए, जब मैं ये बात करता हूँ तो मुझे लोगों ने कहा कि भाई आप हॉलैंड को देखो, वो तो पूरा जो है ना, वो उन्होंने मट्टी भर भर के जो है ना जमीन पैदा की है, वहां तो चल रहा है। हाँ, वहां पे चल रहा है। सो देयर मस्ट बी सम प्लेसेस वेयर इट इज कोशर। सही होगा। मैं ये समझता हूं कि नेचर के साथ में खेलना नहीं चाहिए। नेचर हमसे बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है, हमने तो अभी तक सोचा भी नहीं है। देखिए, हम तो ये नहीं सोच सके कि पिरामिड के लिए वो पत्थर कैसे खींच के लाया था इंसान। इंसान लाया था। कुछ लोगों का ये बिलीफ है कि उस दौर में कोई और मखलूक थी, जन्नात पे कंट्रोल था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिन थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी जिन थे, वो उन्होंने उनसे करवा लिया होगा। पॉसिबल। हम तो ये नहीं समझ सके वो उन्होंने वो कैसे बनाया। हम कैसे इतनी बड़ी बड़ी डिसीजंस लेते हैं विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर मुझे ये अर्ज कीजिए, आप जीरो वेस्ट लिविंग के बड़े एडवोकेट हैं, जरा इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कीजिएगा और मिसालों से एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि लोगों को नसीहत हो सके। बेटा, ये 100 रुपए लो, जाओ दही लेकर आओ। वो गया दुकान पे, उसने कहा 100 रुपए का दही दे देना। उसने एक थैली ली, उसमें दही डाला, उसको नापा, तोला, उसको धागे से बांधा, एक प्लास्टिक की थैली जिसको हम शॉपर कहते हैं उसमें डाल के आपको दे दिया। 2 थैलियां इस्तेमाल हो गई। बेटा ये लो 100 रुपए, ये डिब्बा ले जाओ, इसमें दही ले आना। क्या बात। आपने दिन की 2 थैली अवॉइड कर दी। क्या बात। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने जाते हैं, वो अगला आपको थैली, अबे भाई ये ऑलरेडी थैली में है। वो मेरी शक्ल देखते नहीं सर, बोतल में है। मैंने कहा हाँ, लेकिन हाथ लगाने से हाथ गीला तो नहीं हो जाएगा ना। हमने कन्वीनियंस के लिए किया है। आप घर जाते हैं, रास्ते में आपकी बेगम ने फोन किया कि दही ले आओ। अब आप घर जाके डिब्बा तो नहीं लेंगे ना, आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया है। हम एक जमाने में टोकरी इस्तेमाल करते थे। हम टोकरी लेकर जाते थे, वो उसमें सब्जियां तोल के डाल देता, हम ले आते। प्लास्टिक की थैली को साल कितने हुए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं गवाह हूँ सर टोकरी का। ठीक है ना, मेरी जिंदगी क्या हाफ होगा थैली। इतनी ज्यादा उम्र नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी हाफ, शायद हाफ हो, हाफ से थोड़ा ज्यादा हो, बस यही हो गया ना। पहले तो थैलियां नहीं थी, कागज की थैलियां थी। कागज की थैली भी, कागज कहाँ से बनता है? दरख्त कटते हैं तो कागज बनता है। तो हमने बहुत सारी चीजों को बहुत, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स की जब हम बात करते हैं ना, तो अलग है, अच्छा कागज की थैली इस्तेमाल कर लो। अबे भाई, कितने दरख्त कटेंगे कागज की थैली के लिए? क्या हम कागज किसी और सोर्स से बना सकते हैं, फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव सोर्स? पॉसिबल है, रिसाइकल सर, जो इतना एनवायरमेंटली डिजास्टर्स ना हो। तो हमने देखा कि शुगर केन का जो बुरादा होता है उससे भी पेपर बन सकता है। अब हजारों चीजें से बनता है जी, आजकल तो इतनी रिसाइकलिंग हो गई है। केले के तने से कागज बनता है और फाइबर बनता है, आप उससे लेदर भी, आर्टिफिशियल लेदर भी बना सकते हैं। सो ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारी हैं। सर मुझे एक बात बताइएगा, आप माशाल्लाह इतना नेचर के एडवोकेसी करते हैं सर, अगर मैं ये पाथवे फॉलो करूं कि जी मुझे एब्सोल्युटली नेचुरल रहना है, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक रहना है,
तब भी सर एट सम पॉइंट आकर जो है वो मैं प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का शिकार हो जाता हूँ, जिसकी वजह से शायद वो प्रोसेस जो है वो रप्चर हो जाता है। कहते हैं पता नहीं इस दुनिया में 6000 तकरीबन या कुछ ज़बानें बोली जाती हैं। हुँ, पेट्रोल है, डीज़ल है, मिट्टी का तेल है, फिर जेट फ्यूल्स वगैरह हैं, फिर हमने सीएनजी भी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। हुँ, सबसे पहले जो एनर्जी यूज़ की जा रही थी वो विंड थी, किश्तियाँ विंड पे चलती थी। फिर वो पेट्रोल मिल गया, हमें तेल मिला, हम बाकी सब कुछ छोड़ गए, कोयला है। अब जब हम सोच रहे हैं, हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो हमें ऑल्टरनेटिव्स भी नज़र आने लग गए। उनमें भी चैलेंजेस हैं। सोलर बहुत क्लीन एनर्जी है, लेकिन उसकी प्लेटें और उसकी बैटरियाँ वही तबाह कर देती हैं, फाइनेंशियली, फाइनेंशियली भी, एनवायरमेंटली भी। आई सी। विंड है, वो बेहतरीन है, सोलर से बेहतर है, क्योंकि रात में भी हवा चलती है, लेकिन साल में 2 महीने हवा रुक जाती है। हमने इस पर इतना रिसर्च नहीं किया है। हुँ, जब हम और रिसर्च करेंगे और रिसर्च करेंगे और रिसर्च करेंगे, हमें ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। आई बिलीव कि इंसान जो है, इन ह्यूमंस इन देयर प्रेजेंट frame of mind हुँ, are not sustainable on earth. आई सी। वो इस दुनिया को तबाही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया पर दुनिया को तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। हमारे पास वो अकल भी दी थी हुँ, कि हम अगर इसको सही तरह से चलाते तो ये तबाह नहीं होगी। हुँ, The alternatives are possible. हुँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो एक बंदे ने एक शीट कागज का लिया इतना बड़ा हुँ, और कहा कि इसको इस तरह काटो कि तुम इस कागज में से गुजर सको। तो एक बंदे ने यूं करके उसमें होल किया, उसका हाथ जाता है वो, लेकिन उसने उसको काट काट के इस तरह किया कि वो इतना बड़ा हो गया कि उसमें से बंदा गुजर गया। कागज का शीट इतना ही था। हुँ, सो देर आर पॉसिबिलिटीज। हम अगर उस पे काम करें, रिसर्च करें, तो आने वाले वक्त में ऐसे हो सकता है कि हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड किए बगैर अपनी पूरी लाइफ गुजार सकें, इन करोड़ों अरबों लोगों को खाना खिला सकें। लेकिन वैसे मेरे ख्याल से पॉपुलेशन भी जो है ना, एक वो बहुत बड़ा इशू है। खासतौर पे पाकिस्तान के लिए हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ा इशू है। हुँ, किस तरह से सर मैं क्योंकि डिस्क्राइब करूँ? देखें, एक वक्त ऐसा था कि दरिया सिंध में जो पानी बहता था, आप उसको एक बाल्टी पानी समझ लें। 4 लोग हिस्सेदार थे उसमें। ठीक है। आज 40 हो गए हैं, बाल्टी पानी एक ही है वो। हुँ, 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 तो आपके जो रिसोर्सेज थे, हुँ, पॉपुलेशन बढ़ गई ना, आपकी डिमांड बढ़ गई। हुँ। पहले 1000 मन आप उगा लेते, आपके खानदान को पूरा होता। आज आप 2000 मन भी कमाते हैं और बाहर नौकरी करके भी पैसे लेकर आते हैं, ताकि आपके खानदान के लिए पूरा हो। सर आपने सोलर के कुछ हैज़र्ड्स की बात की थी, ज़रा-सा मुझे मुझे इल्म नहीं है, ज़रा मुझे इसकी बैटरीज जो हैं, जो उसमें एलिमेंट्स यूज होते हैं, जो मटेरियल यूज होता है, जो पैनल्स के लिए मटेरियल्स यूज होते हैं, उनकी माइनिंग, उनका डिस्पोजल, ये हाईली एनवायरमेंटल हैज़र्ड है। हैजर्ड्स हैं जी। अच्छा सर समझें कि जैसे हमने रूफ़टॉप गार्डनिंग की बात की थी, समझें कि अब हर कोई जो है वो सोलर की तरफ जा रहा है। क्या सोलर के बावजूद भी या सोलर के साथ भी रूफ़टॉप गार्डनिंग हो जी, सकती कर सकते हैं। आपके पास छत बहुत बड़ी है, आप पूरी छत को पैनल्स नहीं लगाते हैं, है? हुँ, 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 हुँ। आपके पास फिर भी जगह रह जाती है। बहुत खूब। सर हम कंक्लूड करेंगे एक लास्ट मैसेज जो आप हर किसी को देना चाहेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कदम आप लें, कोई ऐसी बात बताएँ सर जो हर किसी को आपको लग आप समझते हैं कि हर किसी को ये करना चाहिए, हर कोई लाज़मी तौर पे इस करे? हर कदम लेने से पहले सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या हुआ? हर चीज़ आसान हो जाती है। हुँ, हुँ, ये सोचें कि जब मैं ये कदम ले रहा हूँ, इसके मुझ पे, मेरे फैमिली पर, मेरे पड़ोसियों पर, मेरे मोहल्ले वालों पर, मेरे मुल्क में रहने वालों पर क्या असर होने वाला और है। इस फ़िज़ा पर
जब आप वो सोचेंगे फिर कुछ नहीं होगा। मैं एक बात और करना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ा डिबेट चला हुआ है और हम दरिया सिंध के बारे में बात करते हैं। और दरिया सिंध जो है, कैन यू इमेजिन, is more than 45 million years old. Wow. Wow. मैं अक्सर अपने टॉक्स में ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। अबे भाई, डू यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स? 45 million years. राइट। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अपने सारे कतरे अभी चाहिए। इट्स ओनली देन विल आई बी इफेक्टिव। ठीक है, अगर मैं वो कतरे बाल्टी में जमा कर रहा हूँ, नीचे सुराख हो और वो पानी निकल जाए तो भी वेस्ट है। ये दरिया, ये समंदर, ये झीलें, ये नेचुरल एनवायरनमेंट्स में से जब आप इनके साथ में कोई गड़बड़ करते हैं, कोई ऑल्ट्रेशन करते हैं, तो कॉज ऑफ इफेक्ट होता है। यार, न्यूटन का भी लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जब दरिया को बंद कर दोगे, उसका पानी डाउन स्ट्रीम नहीं जाने दोगे, तो सोचें कि नीचे क्या कुछ फर्क होगा। और उसका मैंने एक, आप इस हाथ को यहां से टाइट बंदी बांध दें तो ये हाथ आपका बेकार हो जाएगा। इट विल डाई, मर जाएगा। इसको आप सुई लेकर यहां से वहां से निकाल दें, पता नहीं चलेगा आपको, खून भी नहीं बहेगा, तो मरा हुआ होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हिस्सा मरेगा, वो भी पीछे मरता हुआ चले जाएगा। एक दरिया जो है वो इस जमीन की रग है और उसमें खून बहता है। वो जमीन की रगों में पानी बहता है, वो उसका खून है। कोई कोई दरख्त है, आप उसकी शाख काटें तो उसमें से वाइट दूध बह रहा होता है ना, वो उसका खून है। जरूरी नहीं है कि वो खून लाल रंग का हो, किसी में से दूध सा होता है, किसी में से बहुत ज्यादा पानी बहता है, किसी में से चिकनाहट निकलती है। हर दरख्त का मुख्तलिफ है। जमीन की रगों में पानी खून है, पानी का खून है। जमीन भी सांस लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द ट्रीज एब्जॉर्ब होते हैं और ऑक्सीजन दी जाती है। अगर इस दुनिया में सारी ऑक्सीजन हो जाए, सब कुछ मर जाएगा। अगर सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सब कुछ मर जाएगा। अगर सारा नाइट्रोजन हो गया, सब कुछ मर जाएगा। It has to be that perfect balance of, I don't know, 26% oxygen and so much nitrogen and so much carbon dioxide. आप सोचें, अगर हवा रंगीन होती, मुख्तलिफ गैसेस अगर रंगीन होते, तो इस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड हमको यहाँ से यूं नजर आ रही होती, ऑक्सीजन यूं नजर आ रही होती, नाइट्रोजन यूं, तो हीलियम यूं, तो फलाना यूं, तो फलाना यूं। हम तो सांस लेना बंद कर देते, रंगीन गैसें हमारे नाक में घुस रही है, बोलते हो भाई ये क्या जा रहा है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस प्लैनेट। ये हमारा घर है। आप अपने घर में छत में सुराखें डालना, जमीन के अंदर सुराखें डालना, दरवाजे में सुराख डालना, आग लगा देना, कुल्हाड़ी लेकर दीवारें तोड़ना शुरू कर दें, ये आप क्या कर रहे हो? अपने घर को तबाह कर रहे हो यार, उसमें रह नहीं सकोगे। एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग टू आवर प्लैनेट। सो हर कदम लेने से पहले सोचो। हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, चीजें इस्तेमाल करते हैं, हमें सोचने की जरूरत है। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, यकीन करें, मैं कोशिश करता हूँ। कभी कभार मेरी सोशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वरना मैं जब अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये देखता हूँ, कंसिडर करता हूँ कि ये जो मैं कार्बन फुटप्रिंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। मतलब आप इवैल्यूएट करें, फायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या हो रहा है। और मैं भी इंसान हूँ और मैं इस माहौल में रह रहा हूँ। अगर मैं कोशिश करूं कि मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट तरीके से रहूं, तो मैं फंक्शन नहीं कर सकूंगा इस माहौल में। मुझे फंक्शन भी करना है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को जितना एडजस्ट कर सकता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि कर दूं। और हर किसी को ये करने की जरूरत है। So grateful for your existence, grateful for your knowledge, grateful for your lessons, and grateful for what you do. And lastly, grateful for you to come. Thank you so much. My pleasure, ji. Thank you so much. Thank you very much.